नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी कर्नाटक से है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से। 2 जनवरी को बेंगलुरु के देवनहल्ली इलाके में पहाड़ियों के पास पुलिस को एक इंसान की लाश मिलती है। मरने वाले इंसान की उम्र तकरीबन 35 से 40 साल के आसपास है और लाश को देखकर ये पहले ही नज़र में कंफर्म हो जाता है कि ये कोई नेचुरल डेथ या एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि कुछ लोगों ने मरने वाले शख्स की बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से जान ली है, उसका कत्ल किया है। वजह यह है कि लाश का सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था। कुछ ऐसे कुचला हुआ था कि उसकी पहचान कर पाना, उसको आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल था, क्योंकि चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। ऊपर से लाश के साथ कोई भी ऐसी चीज़, आई कार्ड हो, पर्स हो, मोबाइल फ़ोन हो, इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे उसकी पहचान इस्टेब्लिश हो पाती। और साथ ही पुलिस ने गौर किया कि लाश के हाथों की उंगलियां भी जो है कातिलों ने काट ली थी, और न सिर्फ काट ली थी बल्कि वो मौका वारदात से बिल्कुल गायब थी, नदारद थी। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि मरने वाले शख्स के साथ बहुत ही जघन्यतम तरीके से कातिल पेश आ चुके हैं और उन्होंने इसकी हत्या की है। यानी ये मामला एक कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर का था। ब्लाइंड मर्डर इसलिए क्योंकि मरने वाले की पहचान ही पता नहीं है, तो फिर तफ्तीश आप समझिए कैसे आगे बढ़ेगी, और इस तरह के मामलों को ब्लाइंड मर्डर का मामला कहा जाता है। तो ब्लाइंड मर्डर के इस मामले में पुलिस ने जांच करने का फैसला किया। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल था और पुलिस ने इसके लिए एक टीम बनाई जिसका हेड उस इलाके के डीएसपी के.एस. नागराज को बनाया गया, और उसी टीम में फिंगरप्रिंट ब्यूरो की लेडी इंस्पेक्टर जयलक्ष्मी और कई सारे दूसरे पुलिस वालों को उस टीम में शामिल किया गया, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इस ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पुलिस ने लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी, और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद पुलिस ने यह तय किया कि वो आसपास के इलाके में थोड़ा और सर्च ऑपरेशन चलाएगी, ताकि अगर उस लाश से रिलेटेड कोई भी बिलोंगिंग, कोई भी ऐसी चीज़ पुलिस को वहाँ से बरामद हो तो पुलिस उसके सहारे तफ्तीश को आगे बढ़ा सके। पुलिस ने इसी कोशिश में देवनहल्ली की पहाड़ियों पर जहाँ लाश मिली थी उसके आसपास मैसिव सर्च ऑपरेशन किया, और आपको जानकर हैरानी होगी और अच्छा भी लगेगा कि पुलिस की इस कोशिश का नतीजा सामने आया। और नतीजा यूँ सामने आया कि पुलिस ने उस इलाके में जब बहुत ज़बरदस्त तरीके से तलाशी अभियान चलाया, फ्रैंटिकली सर्चिंग जिसे कहते हैं, पुलिस ने किया, तो वहाँ पुलिस को 2 इंसानी उंगलियाँ मिली, कटी हुई उंगलियाँ। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो लाश मिली थी उसके हाथों की उंगलियाँ भी गायब थी, उसे भी काट कर फेंका गया था। तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही थी कि शायद ये उंगलियाँ उसी इंसान की है जिसकी लाश उन्होंने पहले बरामद की थी। पुलिस लाश को पहले ही पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी थी, अब पुलिस ने इन उंगलियों को भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उधर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं, उन्होंने जब लाश का पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि मौत जो है इस शख्स की गला घोंटे जाने की वजह से हुई है, और मौत के बाद ही जो है उसका सिर भी कुचला गया है, और मौत के बाद उसके हाथों की उंगलियां काटकर अलग की गई हैं। कहने का मतलब ये कि कत्ल किसी और तरीके से हुआ, और लाश की जो इतनी बुरी हालत हुई वो बेसिकली सबूत मिटाने के इरादे से कातिलों ने किया था। तो ये सारी बातें शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में, फॉरेंसिक जांच में साफ हो गई। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने उंगलियों की बनावट को देखकर और डेड बॉडी से उसका मिलान कर यह भी कंफर्म किया कि ये जो बरामद उंगलियां हैं, ये उंगलियां भी उसी मरने वाले शख्स की हो सकती हैं। कहने का मतलब ये कि धीरे धीरे ही सही कड़ियां जो है वो जुड़ती जा रही थी। अब पुलिस के पास उंगलियां तो थी, लेकिन इसके अलावा और कोई पहचान और कोई जरिया नहीं था इस मामले की जांच आगे बढ़ाने का। तो पुलिस ने यह तय किया कि वो इन उंगलियों के सहारे मरने वाले शख्स की पहचान पता करने की कोशिश करेगी, और पुलिस ने उन उंगलियों का फिंगरप्रिंट लेकर उसे उनके पास जो डेटा बैंक होता है उस डेटा बैंक में इंसर्ट करने का, डालने का तय किया। इससे पहले आपने ऐसे अनगिनत कहानियां सुनी होंगी जिसमें किसी मौका वारदात पर चोर, डकैत, कातिल या किसी भी अपराधी का फिंगरप्रिंट छूट गया होगा और उस फिंगरप्रिंट के सहारे पुलिस जो है गुनहगार तक पहुंची होगी। लेकिन यह मामला थोड़ा अलग था, या यूं कहें कि यह मामला बिल्कुल उल्टा था। इसमें मरने वाले इंसान की फिंगरप्रिंट जो है
मरने वाले इंसान का फिंगरप्रिंट पुलिस ने कलेक्ट किया था और उसी फिंगरप्रिंट के सहारे अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाना चाहती थी। तो पुलिस ने जब फिंगरप्रिंट को अपने डेटा बैंक में, फिंगरप्रिंट के डेटा बैंक में डाला तो वो खुशी के मारे बिल्कुल उछल पड़े। इसलिए खुशी के मारे उछल पड़े क्योंकि इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व करना पुलिस वालों के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है। उनका काम भी तनाव भरा होता है और जब इस तरह के एफर्ट में कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने आता है तो इंसान का खुश होना लाजमी है। तो पुलिस ने ये देखा कि ये फिंगरप्रिंट जो है, उनके फिंगरप्रिंट का जो बैंक है उसमें मौजूद हज़ारों लोगों में से एक व्यक्ति के साथ, एक आदमी के साथ मैच कर गया और उस आदमी का नाम था मुथायलप्पा। मुथायलप्पा की उम्र पुलिस के बही खातों के मुताबिक तकरीबन 37 साल की थी और मुथायलप्पा जो है बेंगलुरु का या कर्नाटक का नहीं बल्कि पास के ही आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले का रहने वाला था। अब सवाल यह है कि एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी जिसकी लाश एक पहाड़ी पर बहुत ही बुरी हालत में म्यूटिलेटेड कंडीशन में मिली, उस आदमी का फिंगरप्रिंट पुलिस के पास कैसे हो सकता है? क्या ये कोई पुराना अपराधी था, कोई बदमाश था? इसका जवाब भी पुलिस ने ही दिया। पुलिस ने ये बताया कि ये मुथायलप्पा नाम का जो आदमी है ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर का रहने वाला है और अनंतपुर के ही कंबादुर इलाके की पुलिस ने आज से कई साल पहले यानी 2009 में चोरी के एक मामले में इस आदमी को एक बार गिरफ्तार किया था। यानी इसका क्राइम से पहले इन्वॉल्वमेंट रहा था, लेकिन ये कोई पेशेवर अपराधी या हमेशा चोरी या डकैती या बदमाशी करने वाला आदमी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद चोरी के एक मामले में कंबादुर पुलिस ने, आंध्र प्रदेश की पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया था तो उसका फिंगरप्रिंट वहाँ की पुलिस ने अपने डेटा बैंक में रख लिया था। अब जब कर्नाटक में इसकी लाश मिली और फिंगरप्रिंट पुलिस ने कलेक्ट किया तो पुलिस ने न सिर्फ अपने स्टेट में बल्कि आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से भी पुलिस ने उस फिंगरप्रिंट को मिलाने की कोशिश की और आंध्र प्रदेश के, जैसा मैंने आपको बताया कि अनंतपुर ज़िले के कंबादुर पुलिस ने जो फिंगरप्रिंट कलेक्ट की थी उस फिंगरप्रिंट के साथ इस आदमी के हाथों की उंगलियों के निशान फिंगरप्रिंट जो है वो बिल्कुल मैच कर गए और इस आदमी की पहचान मुथायलप्पा के रूप में हुई। हालांकि ये साउथ इंडियन नेम है और मैं बहुत वेल एक्वेंटेड नहीं हूँ साउथ इंडियन नामों से, तो शायद उच्चारण में कोई कमी रह जाए। अगर साउथ से हमारे कोई दोस्त या बंधु देख रहे हो तो प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। बहरहाल अब जब मुथायलप्पा की पहचान हो गई, ये क्लियर हो गया कि ये अनंतपुर का रहने वाला वही शख्स है जो 2009 में भी एक बार पकड़ा गया था, तो पुलिस के पास जो उसका एड्रेस था उस एड्रेस पर बेंगलुरु पुलिस की एक टीम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जा पहुंची और वो जगह था अनंतपुर का रल्लापल्ले गांव या रल्लापल्ले इलाका। रल्लापल्ले में जाकर पुलिस ने उसके घर वालों से बातचीत की तो घर वालों ने ये कंफर्म किया कि हाँ, मुथायलप्पा जो है वो 1 जनवरी से ही यानी इस साल 2023 के 1 तारीख से ही गायब है। असल में 1 जनवरी की रात को मुथायलप्पा अपने घर से एक पार्टी में जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन इसके बाद वो लौटकर घर नहीं आया। घर वाले बहुत परेशान हुए और उन्होंने इस सिलसिले में लोकल पुलिस स्टेशन में मुथायलप्पा की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन लोकल पुलिस तमाम कोशिश करने के बावजूद मुथायलप्पा के बारे में कोई जानकारी पता नहीं कर सकी। इधर मुथायलप्पा की लाश अब कर्नाटक के बेंगलुरु में, राजधानी में बरामद हो चुकी थी। तो जब ये डेड बॉडी बरामद हुई और उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो गई तो पुलिस उसके गांव पहुंची और गांव पहुंचकर पुलिस को ये पता चला कि आखिरी बार वो अपने घर से 1 जनवरी को निकला था। और इत्तेफाक देखिए कि 1 जनवरी को वो घर से निकला और 2 जनवरी को उसकी लाश देवनहल्ली की पहाड़ियों पर मिली। कहने का मतलब ये कि उसका कत्ल जो है, मुथायलप्पा का कत्ल जो है वो 1 और 2 जनवरी के दरमियान ही हुआ था। ये बात अब और क्लियर हो गई। इसके बाद पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करने लगी कि आखिर ये आदमी पार्टी करने कहाँ गया था, किसके साथ गया था। यहाँ पर पुलिस का जो कन्वेंशनल तरीका होता है, जिसे हम ऑर्थोडॉक्स पुलिसिंग भी कहते हैं या पारंपरिक तरीके से जो पुलिस तफ्तीश करती है, वो काम आया। पुलिस ने अपने मुखबिरों से मदद ली और ख़ासकर अनंतपुर आंध्र प्रदेश में जो पुलिस के मुखबिर थे उनसे आंध्र प्रदेश की पुलिस ने बात की और वो फीडबैक या इनपुट जो है उन्होंने कर्नाटक की बेंगलुरु पुलिस से शेयर की और उस फीडबैक और इनपुट के मुताबिक ये पता चला कि मुथायलप्पा जो है 1 तारीख को 2 लोगों के साथ, ई नागेश और सोमशेखर, इन 2 लोगों के साथ पार्टी करने के लिए गया था
और इन लोगों के साथ वो आखिरी बार देखा गया था। ई नागेश पेशे से एक वकील है और मुथायलप्पा का एक रिश्तेदार भी है, दूर का रिश्तेदार भी है, जबकि सोमशेखर उनका एक कॉमन फ्रेंड है। अब जब पुलिस को इन दोनों के बारे में जानकारी मिल गई तो पुलिस ने बिना देर किए हुए, बेंगलुरु की पुलिस ने इन दोनों को इंटरसेप्ट कर लिया और उठा लिया। पहले इनसे जब मुथायलप्पा के बारे में पूछताछ की तो इन्होंने पुलिस को छकाने बहलाने की पूरी कोशिश की, झूठ बोलते रहे, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो हार कर इन दोनों ने यह कबूल कर लिया कि मुथायलप्पा की जान उन्होंने ही ली है और उनके साथ इस कत्ल को अंजाम देने में उनका एक और साथी शामिल है जो कि नाबालिग है। नाबालिग है ये बात तो खैर उन लोगों ने नहीं बताई, लेकिन जब पुलिस ने उस साथी के बारे में जानकारी जुटाई और उसे पकड़ा तो पता चला कि वो माइनर है, तो इसीलिए पुलिस ने उसके नाम का खुलासा नहीं किया। तो कुल मिलाकर सोमशेखर और ई नागेश ने मिलकर मुथायलप्पा की 1 तारीख की रात को हत्या कर दी थी और हत्या करने के लिए एक पार्टी के बहाने उन्होंने मुथायलप्पा को बुलाया था, उसे दावत देकर बुलाया था, शराब पीने का लालच भी दिया था और मुथायलप्पा जो अपने आने वाले वक्त और अंजाम से बेखबर था वो आंख मूंद कर अपने रिश्तेदार और दोस्त के साथ पार्टी करने चला गया। लेकिन इन दोनों ने उसके खिलाफ साजिश रच रखी थी और इन्होंने अपने तीसरे साथी के साथ मिलकर एक ठिकाने पर पहले उसकी गला घोंटकर जान ली और फिर सबूत मिटाने के इरादे से उसकी लाश को वो लेकर गए देवनहल्ली की पहाड़ियों में और इसी बीच उन्होंने एक भारी पत्थर उसके चेहरे पर दे मारा जिससे उसका सिर बिल्कुल कुचल जाए, चेहरा खराब हो जाए और डेड बॉडी को उसी हालत में उन लोगों ने वहाँ देवनहल्ली की पहाड़ियों पर फेंका और हाथों की तमाम उंगलियां काट ली ताकि फिंगरप्रिंट वगैरह भी न मिल पाए और उन उंगलियों को भी वहीं झाड़ियों में फेंक कर वो फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने इस मामले को सॉल्व कर लिया और कैसे सॉल्व कर लिया ये तो मैंने आपको बता दिया। अब सवाल यह है कि इन लोगों ने मुथायलप्पा का कत्ल क्यों किया, तो इसका जवाब है सालों पुरानी रंजिश। दरअसल मैंने आपको बताया कि ई नागेश जो पेशे से एक वकील है वो मुथायलप्पा के दूर का रिश्तेदार था और दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर, दोनों के परिवारों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर पुरानी लड़ाई, पुराना झगड़ा चला रहा था। और यह जो मुथायलप्पा नाम का आदमी है जिसकी हत्या हुई, इसने आज से कई साल पहले नागेश के माता पिता पर उसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के सिलसिले में बड़ा ही खतरनाक हमला किया था जिसमें वो जख्मी हो गए थे। उसके बाद वक्त गुजरता गया, मुथायलप्पा और नागेश के बीच धीरे धीरे रिश्तों की खटास भी कम हुई। वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर आगे बढ़ते रहे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते रहे, लेकिन नागेश के मन में वो खुंदक, अपने माता पिता पर हुए हमले की जो आग थी, वो बदले की भावना थी, वो बनी रही और उसी बदले की भावना के तहत उसने ये तय किया था कि वो मुथायलप्पा की जान लेगा। और इसी के तहत उसने मुथायलप्पा को अपने दोस्त सोमशेखर के साथ मिलकर पार्टी के लिए इनवाइट किया और फिर एक और तीसरे साथी को बुलाकर 3 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसकी हत्या करने के बाद लाश को बहुत ही बुरी तरीके से खराब करके उन्होंने देवनहल्ली की पहाड़ियों पर फेंक दिया। लेकिन आखिरकार पुलिस की तफ्तीश और मरे हुए इंसान की कटी उंगलियों के फिंगरप्रिंट से इस मामले का पुलिस ने कामयाबी पूर्वक खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले को सॉल्व कर दिया। तो इसके लिए बेंगलुरु पुलिस की और साथ साथ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले के पुलिस की तारीफ करनी होगी, दाद देनी होगी। इससे पहले भी एक इसी तरह का मामला बेंगलुरु से सामने आया था जिसकी कहानी अब से मैं कुछ रोज़ पहले लेकर आया था, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें एक कटा हुआ हाथ, एक इंसान का 3 टुकड़ों में कटा हुआ हाथ एक कूड़े के ट्रक में मिला था और उस कटे हुए हाथ के फिंगरप्रिंट से फिर मरने वाले की पहचान हुई थी। तो ये दोनों कहानियाँ अपने आप में बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। थोड़ी बहुत तब्दीली दोनों स्टोरीज़ में ज़रूर है, लेकिन चौंकाने वाली बात या नई बात या नया एलिमेंट ये है कि आम तौर पर जो गुनहगार होते हैं, जो बदमाश होते हैं, उनके फिंगरप्रिंट के ज़रिए जो है मामले सॉल्व हुआ करते हैं, पुलिस मामलों को सुलझाती है। लेकिन इन दोनों ही मामलों में पुलिस ने जो विक्टिम थे, मरने वाले लोग थे, उनके कटे हुए हाथ या उंगलियों से फिंगरप्रिंट कलेक्ट करके उन मामलों को सुलझाया। तो इस मामले के लिए खासकर बेंगलुरु पुलिस और उसके फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट की बड़ी सराहना हो रही है, बड़ी तारीफ हो रही है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों
के मन में भी ऐसी ही भावना बेंगलुरु पुलिस और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर पुलिस के लिए होगी, जिन्होंने बहुत ही कामयाबी से इस मामले को सॉल्व किया। तो इस पूरे केस पर आप क्या सोचते हैं? पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर आपकी क्या राय है? फिंगरप्रिंट से कैसे पेचीदा और टफ मामले, बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर का मामला सुलझाया जा सकता है? इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अब आइए, इससे पहले जो हमने मर्डर केस आप लोगों को सुनाया था, जिसमें हमने बताया था कि जयपुर की एक लड़की मोनालिसा चौधरी का मर्डर उसी के बॉयफ्रेंड ने या लिव इन पार्टनर ने कर दिया था, और उस मर्डर केस का खुलासा एक कुत्ते की मौत के बाद हुआ, जो कुत्ता मोनालिसा का ही था। तो उस पर आप लोगों ने जो कमेंट किया है और जो अपनी राय रखी है, वो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। हमारे एक व्यूअर हैं जिनका नाम अभी मुझे याद तो नहीं आ रहा है, एक मिनट रुकिए, शायद, हाँ बिल्कुल, इत्तेफाक से उनका नाम दिख गया, रिजवान सैफी साहब हैं। इन्होंने पूछा है कि सर, कातिल ने कुत्ते को क्यों मारा, ये बात उन्हें समझ में नहीं आई। तो रिजवान भाई, मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि इस मामले में, जयपुर वाले मामले में, जो आरोपी था भवानी सिंह शेखावत, उसने कुत्ते की हत्या नहीं की थी, मतलब कुत्ते को मारा नहीं था, बल्कि कुत्ते के साथ बहुत लापरवाही तरीके से वो पेश आता रहा, जिसकी वजह से कुत्ते का रखरखाव नहीं होने, ध्यान नहीं होने से कुत्ता बीमार पड़ गया और फाइनली उसकी मौत हो गई। लेकिन जब उसकी मौत हो गई तो मरने वाली जो लड़की है, जो कुत्तों की ओनर थी, उसके माता पिता ने इस कुत्ते की मौत को लेकर उस आदमी को कन्फ्रंट किया, मतलब उसके लिव इन पार्टनर को, भवानी सिंह को। और जब कन्फ्रंट किया तो वहाँ पर उनके मन में शक जो है और गहरा गया। उनको लगा कि पहले इसने हमारी बेटी की हत्या की और अब उसकी लापरवाही से या उसके रवैये की वजह से कुत्ते की भी मौत हो गई, कुत्ते को भी उसने मार डाला, ऐसा एलिगेशन उन्होंने लगाया। और बात वो सही निकली कि लापरवाही से मौत हुई कुत्ते की, लेकिन कुत्ते की हत्या नहीं की थी रिजवान साहब। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अभिजीत भूमिके साहब का भी कमेंट आया है, थैंक यू वेरी मच। फन क्लब के नाम से कमेंट आया है, ये जैसा इनका आईडी नेम है वैसा ही इन्होंने कमेंट भी किया है, मतलब मैं इसको बहुत पॉजिटिवली कह रहा हूँ। इन्होंने कहा है कि सर, मोटे हो गए हो आप। बिल्कुल आपका कहना सही है, वज़न तो थोड़ा बढ़ गया है और कसरत वगैरह नहीं कर रहा हूँ, दौड़ भाग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चलिए कोशिश करूँगा कि फिर से शेप में आऊँ। शिवानी ठक्कर जी का भी कमेंट आया है, इन्होंने ये पूछा है कि हाउ विल ही inherit the land of the woman dies. I doubt people in living nominate the partner since they are not tied in a matrimony. Strange. बिल्कुल इनका ये सवाल बहुत वैलिड है। इनका ये कहना है कि जिस लिव इन पार्टनर ने उस लड़की की हत्या की, उसने क्या सोचकर हत्या की? क्या वो लिव इन पार्टनर के नाम पर इसने अपनी सारी ज़मीन जो है वो उसका, जिसे कहते हैं ना कि नॉमिनेट कर रखा था, या क्या उसे उसके नाम पर दे रखा था? अगर ऐसा है फिर तो हत्या करने से ज़मीन उसी को मिलती, अदरवाइज ज़मीन का मालिकाना उसके पास कैसे जाता? देखिए, आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है और सही है, लेकिन जो कत्ल करके किसी की ज़मीन हथियाने के बारे में सोच सकता है, वो उसकी ज़मीन को हथियाने के लिए दूसरे रॉन्ग मीन्स, यानी फोर्जरी या कोई पावर ऑफ अटॉर्नी फेक या कोई रजिस्ट्री फेक, वो भी बनवा सकता है, या हो सकता है बनवा कर रख लिया हो धोखे से। तो कुछ कह नहीं सकते, वो जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो इन बातों का खुलासा होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बहुत ऑब्वियस नहीं है कि कोई लिव इन पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के लिए अपनी सारी जायदाद या संपत्ति उसके नाम कर जाए। लेकिन जो लोग नेगेटिव तरीके से किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं, वो हर हथकंडा अपना लेते हैं। पेन के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया और इन्होंने कहा कि लड़कियों को अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, और प्यार, लव, ये सब फालतू बातें हैं, और लव मैरिज, ये सब ऊंचे लोगों के काम हैं। खैर, ये इनका नज़रिया है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लव मैरिजेस जो हैं वो भी सक्सेस होते हैं, और बहुत सारे अरेंज मैरिजेस वो भी सक्सेस होते हैं। और नाकामयाब होने की जहाँ तक बात है तो दोनों ही तरह की शादियाँ नाकाम भी हो जाती हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अपने पेरेंट्स की बात सुनना, उनको ओबे करना, उनको रिस्पेक्ट देना, और उनके चॉइसेस को कंसीडर करने की कोशिश करना। कंसीडर वर्ड में इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार लोगों को लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी मैं अपनी तरह से जीऊँगा या जीऊँगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज़ उनके चॉइसेस को प्रायोरिटी देना जो है कोई बहुत अजीब और गलत बात नहीं है, खासकर इंडियन सोसाइटी में। तो प्लीज़ जो भी यंग लड़के लड़कियां हैं, अपने पेरेंट्स की बात ज़रूर मानें। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो भी अपने माँ बाप को उस रिलेशनशिप के बारे में बताएं और उसके लिए राज़ी करने की कोशिश करें, ताकि बाद में जो है कोई दिक्कत ना हो। और मैंने एक बात ये भी देखा है, बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर, मैंने सालों साल कवरेज के दौरान ये चीज़ नोटिस की है कि जब लड़का लड़की सबसे अलग होकर शादी करते हैं
जिसमें ना तो लड़के के परिवार वालों का रोल होता है ना लड़कियों के परिवार वालों का रोल होता है, तो वो दोनों बिल्कुल अलग थलग एक तरह से पड़ जाते हैं। और वहाँ पर जब दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो दोनों के परिवार के लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते और फिर दोनों एक इस तरह के डेस्टिनी या अंजाम तक पहुँचते हैं जो बहुत ही बुरा होता है। सबसे ग्लारिंग एग्जाम्पल, सबसे बड़ा उदाहरण इस मामले में आफ्ताब और श्रद्धा का केस ही है। आप देखिए कि दोनों ने एक तरह से अपने अपने घर से बगावत कर ली थी, खासकर लड़की श्रद्धा ने, और आफ्ताब के घर के लोग भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। तो वहाँ पर श्रद्धा की हत्या हो गई और 6 महीने बाद जाकर उस मामले का खुलासा हुआ। तो इसीलिए शादी जिसे कहते हैं ना, वो सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का बंधन होता है। इसलिए इस तरह के किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले अपने परिवार के लोगों को भरोसे में ज़रूर लें, उन्हें भी साथ लें, ये मेरा सुझाव है। राहुल तोमर जी का कमेंट आया है, गुड्डू अंसारी साहब ने कमेंट किया है, रिजवान सैफी का तो खैर मैंने जिक्र कर ही दिया, बाबर पाशा जी, धर्मवीर ने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत गूंज रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने जो पिछली स्टोरी रिकॉर्ड की थी उसमें माइक को लेकर कोई इशू था, तो मैंने फिर वो जो ईयरपॉड के माइक होते हैं उससे स्टोरी रिकॉर्ड कर दी थी और बाद में मैंने भी रियलाइज़ किया कि आवाज़ जो है वो ठीक नहीं है। राणा सरकार ने भी यही बात कही है। प्रवीण कुमार ने नमस्कार कहा है, बहुत स्वागत आपका। मोईद अंसारी साहब प्रो गेमर के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया है। कुछ और मैं स्क्रॉल करके ऊपर जा रहा हूँ, कुछ और कमेंट पढ़ूंगा। किनारी शाह, ये यूएसए से हैं और इन्होंने मेरे आवाज़ की तारीफ़ किया और मेरी जो पेशकश है वो भी इनको अच्छी लगती है। इन्होंने कहा है थैंक यू वेरी मच शाह साहब या शाह, मैं नाम से आपको नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, क्योंकि ये नाम मेरे लिए थोड़ा नया भी है। तो आप अपने नाम का मतलब भी बताएं। और खैर, आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, आप ह्यूमन बीइंग तो हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने जो भी कॉम्प्लीमेंट दिया है मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। प्रदीप कासवान साहब ने भी बहुत तगड़ी तारीफ़ की है, थैंक यू वेरी मच कासवान साहब। कासवान नाम से तो लग रहा है कि आप दिल्ली एनसीआर के आसपास कहीं के हैं, खासकर मुझे लगता है कि हरियाणा के होंगे। और जिस तरह हरियाणा के लोग दमदार और तगड़े टाइप के होते हैं, आपका कमेंट भी उसी तरह का है। दीपक जाट जी ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जाहिर है कातिलों को कड़ी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। चंद्रिका कक्कड़ जी ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। प्रदीप भांबू आरएम जी, इन्होंने भी कमेंट किया है। रूपा चट्टोपाध्याय, इन्होंने कमेंट किया है और इन्होंने पुलिस की तारीफ़ की है। और इसके अलावा चौधरी वासु जी का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। माधव वाघ जी, मामूनी का भी कमेंट आया है। मामूनी, आपका सरनेम अभी तक मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ। बोरगोहा मेरे ख्याल से ठीक होगा। आपने कहा था ना IN शायद साइलेंट है। तो एनीवे, मामूनी जो फर्स्ट नेम है उसको तो मैं बहुत अच्छी तरह प्रोनाउंस कर सकता हूँ, क्योंकि वो एसमीज़ और बंगालीज़ में एक कॉमन नेम है। अंश जो है, इन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ की है और इन्होंने कहा है गुड स्टोरी टेलिंग सुप्रतिम। दिस इज़ अंश हियर फ्रॉम मुंबई। थैंक यू वेरी मच अंश, आप मुंबई से मुझे देखते हैं। मुंबई एक अद्भुत शहर है और मुझे बड़ा ही अपील करता है। कभी मुंबई आना हुआ तो शायद आपसे फिर मुलाकात भी होगी। मैं मुंबई एक आध बार गया हूँ स्टोरी कवरेज के सिलसिले में। विनीता कुमार जी का कमेंट आया है। रश्मिता जी ने भी बहुत तारीफ़ की है, उन्होंने आवाज़ की और साथ ही स्टोरी पर जो रिसर्च करता हूँ उसके हार्डवर्क की उन्होंने तारीफ़ किया। थैंक यू वेरी मच। विभा कल्याणपुर, इन्होंने भी कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि जो भी स्टोरीज़ मैं पेश करता हूँ उसकी कुछ तस्वीरें जो है वो मैं शेयर किया करूँ। देखिए, लास्ट जो स्टोरी थी उसकी तस्वीरें कम से कम थंबनेल पर तो आपको दिखी होंगी और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी बात पूरी की जाए। राधा रवि शुक्ला जी ने भी कमेंट किया है। रितिका शर्मा, प्रवीण कुमार, परूप श्रेष्ठा, जॉय पुस्की दास, इन्होंने भी कमेंट किया है। खटरा साहब का कमेंट आया है। खटरा साहब ने अपना नाम बताया है, इनका नाम है AP खटरा और इन्होंने लिखा है कि उन्हें मेरी स्टोरी सुनना काफ़ी पसंद है। मरियम मोहम्मद, आप रेगुलरली कमेंट करती हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत स्वागत आपका। शैंकी सचदेवा ने भी कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है कि ये कैब ड्राइवर हैं, कैब चलाते हैं और जब भी शमसर की और मेरी कहानियाँ सुनते हैं तो बहुत अच्छा टाइम पास होता है। थैंक यू वेरी मच। कामरान सिद्दीकी साहब, अस्मिता चौहान, शंकर लाल बिश्नोई और नूरुद्दीन शेख, ये गोवा से हैं और ये सर्बिया यूरोप में रहते हैं। क्या बात है, यूरोप कभी जाना नहीं हुआ, मेरे मन में बड़ी ख्वाहिश है कि कभी यूरोप घूमने जाऊं। देखिए कब वो दिन आता है। सुप्रिया पाटिल का भी कमेंट आया है और दिलीप चौरसिया का भी, और भी बहुत सारे, बल्कि सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया है। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सारे लोगों के नाम का जिक्र एट वन गो तो कर नहीं सकता, आप जानते हैं, मैं हर बार कहता हूँ, लेकिन सारे कमेंट मैं पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूँ, ये बात मैं आप सबको एश्योर करना चाहता हूँ। और
इस एश्योरेंस के पीछे रीज़न सिर्फ ये है कि आप लोग कमेंट में जो बातें मुझ तक कन्वे करते हैं उसे मैं सुनता हूं और उसको अमल में लाने की कोशिश करता हूं, इसलिए मैं ये बात आपको स्पेशली बता रहा हूं। अच्छा, अब चलते चलते जाने से पहले जो हमारे वीकेंड का एक शो मैंने शुरू किया है जिसका नाम है फॉलो अप, मैं उसे ज़रा प्रमोट करना चाहता हूं आप लोगों के बीच में। जो लोग मेरा वीकडेज़ का ये कहानी वाला प्रोग्राम देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि शनिवार को रात 8:30 बजे आप क्राइम तक पर एक बार ज़रूर आएँ। और फॉलो अप के नाम से मैंने एक नए एपिसोड की शुरुआत की है जिसमें मैं पुराने हाई प्रोफाइल मगर पुराने हो चुके मामलों के लेटेस्ट अपडेट और जानकारियों के साथ आप लोगों के सामने आने की तैयारी कर रहा हूं। तो एक एपिसोड आ चुका है, अगले शनिवार को फिर दूसरा एपिसोड आएगा। प्लीज़ ज़रूर आइए क्राइम तक पर और फॉलो अप देखिए, अपनी राय उस पर भी दीजिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।